हाय, वेलकम टू द शुभ लाभ शो। एक नए शो के साथ मैं शुभम शंकरधर आपके साथ हूं और आज मेरे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, मिडास फिनसर्व के एमडी राजेश बंसल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। राजेश जी की खासियत, आज राजेश जी को इस प्रोग्राम में हमने क्यों आमंत्रित किया, राजेश जी की जो खासियत है ना, वो है अपनी बात को बहुत कन्विक्शन के साथ कहना। राजेश जी कोई भी बात ऐसे नहीं कहते हैं कि आप ये कर सकते हैं, आप देख लीजिए। जनरली मैं जब मार्केट में एक्सपर्ट से बात करता हूँ, बाज़ार के लोगों से बात करता हूँ, तो सारे लोग एक एक कैविएट के साथ बात करते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। राजेश जी से जब भी बात करो तो वो कन्विक्शन के साथ कहते हैं, अरे सर होगा कैसे नहीं, बिल्कुल होगा। दूसरी खासियत जो मैंने राजेश जी के साथ देखी वो ये कि लेवल्स पे बड़ा जोर डालते हैं। आप हर सुबह, अगर द बोनस के रेगुलर व्यूअर हैं तो हर सुबह वो सुबह 8:45 बजे आते हैं और बताते हैं कि आज निफ्टी इस लेवल पर आएगा, जाएगा, पलटेगा, ये टारगेट लगाइए, ये स्टॉप लॉस लगाइए। चार्ट में महारत है। 1000 करोड़ से ज़्यादा का म्यूचुअल फंड AUM आप अपने निवेशकों का संभाल रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम के माध्यम से। यानी आपकी उंगली पकड़कर कई लोगों ने निवेश की यात्रा शुरू करी, निवेश की यात्रा कर रहे हैं। तो आप समझिए, एक ऐसा व्यक्ति आज आपके साथ इस पॉडकास्ट में है जो शेयर बाजार का दिग्गज है, जो म्यूचुअल फंड को करीब से जानता है, जिसने म्यूचुअल फंड के पूरे बाजार को बचपन से बड़ा होते देखा है। तो सर, पहला और मेरा सीधा सवाल यही है कि जनरली हम जब किसी एक्सपर्ट से मिलते हैं तो ये कहता है कि सर मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ और आप इस पर बात कीजिए। आपके साथ बात कीजिए, आप कुछ भी बात करने के लिए तत्काल तैयार होते हैं, वो भी नंबर्स के साथ। बाजार पर मेरा पहला सीधा प्रश्न सर, बड़ा हड़कंप है, बड़े पसीने आ रहे हैं लोगों को। 2 दिन बाजार चलता है, तीसरे दिन फिर गिर जाता है। क्या लग रहा है आपको, कहाँ जाएगा बाजार? शुभम जी, जैसे पिछले काफ़ी दिनों से हम लगातार आपके साथ बात कर रहे हैं और लोगों को मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ, मार्केट में घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ज़्यादा गिरावट के दौर पे नहीं है। मार्केट में रेगुलर करेक्शन थी जो कि कहीं अपना बेस बना रही थी और इसका परिणाम हमने कुछ पिछले इस हफ्ते में देखा कि मार्केट ने बड़ा शानदार रिबाउंड लिया। अब मैं थोड़ा सा उसकी डेप्थ में लेके आपको चलता हूँ। ऐसा कहने के पीछे राज क्या है, क्या फैक्टर्स क्या हैं। अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे मार्केट को, तो ऐसी एक करेक्शन पहली बार नहीं हुई, ये रेगुलर होती रहती हैं। अगर जितनी भी करेक्शन जब से मार्केट में लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है, पिछले 90 से मैं कह दूं ज़्यादातर, वैसे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1979 से बना है, तो सारी करेक्शंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 8 से 10% की करेक्शन जो साल में 2 बार भी हो जाती थी, एक 15 से 25% की करेक्शन जो 4-5 साल में एक बार होती है, और एक 40-50% की करेक्शन जो 8, 10, 12 साल बाद होती है। पहली बार 92 में देखी गई, फिर 2000 में, फिर 2008 में। 8 साल के गैप पे आ रही थी, इस बार 2020 में आई। ये नॉर्मली क्यों होती है? एक साइकिल्स में मार्केट चलती है, क्योंकि बिजनेस भी इकोनॉमी एक साइकिल्स में चलता है। तो जब साइकिल्स कंप्लीट होती है तो एक करेक्शन आती है। जब छोटी साइकिल कंप्लीट होती है तो छोटी करेक्शन आती है, बड़ी साइकिल कंप्लीट होती है बड़ी करेक्शन आती है। और कई बार ये छोटी, मीडियम और सारी बड़ी साइकिल एक बार जब कोइंसाइड हो जाती है तो बड़ी करेक्शन आती है। तो पिछले कुछ सालों से, जब से 2000 के बाद जब कोविड में बड़ी करेक्शन आई थी, उसके बाद से काफ़ी दिन से कोई बड़ी करेक्शन नहीं आ रही थी। और पर्टिकुलर बात करें आप तो जून 2022 से यूक्रेन वॉर के समय जो एक करेक्शन आई थी, उसके बाद मार्केट में एक बड़ी करेक्शन नहीं देखी गई। तब से मार्केट लगातार चल रहा है। और मार्च 23 से पर्टिकुलर चलें तो पिछले 18 महीने से, मार्च 23 से सितंबर 24 तक 18 महीने मार्केट ने कोई 10% की करेक्शन भी नहीं नोटिस करी है। और जो छोटी 5-7% की करेक्शन आई थी वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड भी थी, उनमें टाइम भी नहीं लगा। तो उसमें क्या हुआ, मार्केट में लोगों ने टेक इट ग्रांटेड ले लिया, इसे डर कम हो गया, डर खत्म हो गया और एक कैसीनो का एक माहौल बन गया था बाजार में। मार्केट को एक जो इन्वेस्टमेंट थ्योरी होनी चाहिए थी, उसको एक जगह कैसीनो बन गया। तो इसलिए ऐसा होना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात, अब हम इसे फंडामेंटल बात पे बात करें कि मार्केट जो हमने पिछले 1 महीने से था क्यों नहीं डगमगाएगी। तो अगर आप देखें, कोविड से पहले निफ्टी 50 की EPS होती थी 460-70 के आसपास। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हम मार्केट को एक वैल्यूएशन देते हैं, बिल्कुल, और हर मार्केट
कहाँ लेवल पे जाएगी, उस लेवल उसकी अर्निंग कैपेसिटी पे डिसाइड करता है। जैसे हम कितना एक कंपनी में कितना रेवेन्यू दे पाएंगे, उस हिसाब से हमारी सैलरी और बोनस डिसाइड होता है। ऐसी मार्केट की एक लेवल्स हैं, एक नॉर्म्स हैं कि इतनी अर्निंग आएगी तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पी नंबर बोलते हैं। और पी नंबर भी कोई डिराइव्ड नहीं है, जैसे हम अपनी ज़िंदगी में ना सर, इस वेट को 1 किलोग्राम हमने मान लिया, इस डिस्टेंस को या इस लेंथ को 1 मीटर मान लिया। ऐसे ही मार्केट ने भी एक नॉर्म बना रखी है कि इतने नंबर के पी से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यूएशन होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं मार्केट ओवर वैल्यूड है, उससे कम होती है तो हम कहते हैं नॉर्मली अंडर वैल्यूड है। इंडिया में ये पी नंबर 20 के आसपास चल रहा है, क्योंकि 10 साल की अगर हिस्टोरिक एवरेज देखें हम, इस एवरेज की पी रेशियो की, तो 20 के आसपास आती है फॉरवर्ड पी। तो 20 को एक हमने थ्योरेटिकल नंबर दे दिया कि 20 नंबर से हमारी अर्निंग को मल्टीप्लाई करें तो एक वैल्यूएशन आती है जो फेयर वैल्यूएशन कहलाती है। अब हो क्या रहा था, कोविड के बाद से अचानक हमारी कंपनियों में बड़ी ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी आई, 18 से 20% अर्निंग ग्रोथ आने लगी। इस वजह से मार्केट बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। तो जो 460-70 की ईपीएस हुआ करती थी कोविड से पहले, 2020 से पहले, वो अचानक 960-70 पहुँच गई ओहो, मार्च 24 तक जी। ये वैल्यूएशन का कंसर्न वहीं से आया। तो वहाँ बड़ी अच्छी वैल्यू, अब मार्केट ने टेक इट ग्रांटेड ले लिया कि हर साल ये 18-20% बढ़ेगी। तो 970 की ईपीएस को मार्केट ने मार्च 25 के लिए 1200 मान लिया। क्या 1200 आने वाली है, ऐसी प्रोजेक्ट करके 18-20% जैसे साल दर साल बढ़ती रहेगी। हाँ। अब 1200 की ईपीएस के बेस पे मार्केट ने उसे वैल्यूएशन 24,000 देना शुरू कर दिया कि 24,000 की निफ्टी भी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 20 के हिसाब से। और जैसे जैसे हम टाइम गुजरता है तो हम सोचते हैं कि अब अगले मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग है और अर्निंग बढ़ जाएंगी। तो इस प्रोसेस में मार्केट 24-25-26,000 चली गई। अचानक क्या हुआ शोभम जी, पहले क्वार्टर के जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के Q1 के रिजल्ट आए वो बड़े डिसमल आए। अब ग्रोथ जो 18-20% आ रही थी वो 3-4% आने लगी, 6% आई अगले क्वार्टर में। तो मार्केट को रियलाइज हुआ हम तो गलत वैल्यूएशन दे रहे हैं, ये तो ईपीएस तो 1000 भी नहीं आने वाली शायद। हम 1200 सोचे बैठे हैं। हम 1200 सोचे बैठे हैं, तो 20% की ओवर वैल्यूएशन हो गई। तो मार्केट को तो एडजस्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये एक स्वाभाविक सा नेचर है, तो आप बहुत घबराने की बात नहीं है, राजेश जी का ये कहना है। तो सर ये जो आपने 3 बताई ना, एक 8-10% वाली, एक 15-20% वाली और एक बड़ी वाली जो 2008 में आई, तो अभी वाली जो है ये कौन सी वाली है सर? ये नॉर्मल वाली, बीच वाली करेक्शन कहेंगे। अब इसको मैं एक टेक्निकल भाषा में समझाता हूँ आपको, क्यों हम इस नंबर पे बड़े कन्विक्शन थे। तो एक तो आप ये समझिए कि 11 इस साल की, अब मार्च जैसे गुजर गया तो अगले साल की अर्निंग की हम बात शुरू हो जाएगी मार्केट में। बिल्कुल। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस का एस्टीमेट है कि 1160 के 50 के आसपास मार्च 26 की अर्निंग आएगी, फाइनेंशियल 25-26 की जी। 20 से मल्टीप्लाई करें तो इंट्रेंसिक वैल्यू निफ्टी की होगी 23,000। 23,000 हाँ मिनिमम, ठीक है। और जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा हम अगले क्वार्टर की अर्निंग को अपनी तरफ डिस्काउंट करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। अब हम 22,000 पे आ गए तो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे आ गए, तो इसका मतलब अब डाउनसाइड रिस्क बड़ी कम हो गई, क्योंकि और अप्रैल से तो हम अगले साल की अर्निंग को डिस्काउंट करेंगे। दूसरा टेक्निकल भाषा में समझें सर, तो अगर जून 2022 में एक बड़ा लो मार्केट में लगा था 15,200 पे, और 15,200 से मार्केट ने एक बड़ा टॉप बनाया 26,200 पे सितंबर 24 में जी, तो रफली 11,000 पॉइंट की निफ्टी ने एक रैली ली। तो निफ्टी नॉर्मली एक फिबोनाची नंबर होता है 38%, उससे करेक्ट करती है। तो अगर 11,000 का 38% निकालें तो रफली 4,000 पॉइंट आता है जी, 4,000 उस 4,200 पॉइंट उसको घटा दो तो 22,000 का लेवल आता है। बड़ा सिंपल मैंने ड्राइव करके आपको दिया, तो 22,000 पे आप आ गए, तो 22,000 की सपोर्ट आ गई। हमारी अर्निंग भी अब कह रही है मैं नीचे नहीं जाना चाहती, और मैं सपोर्ट दे रही हूँ, टेक्निकल लेवल भी ये कह रहे हैं। और साथ साथ ही अब हम मार्केट में हम दूसरा एक फैक्टर होता है फियर एंड ग्रीड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट जो कि हर चीज़ का प्राइस ना डिमांड सप्लाई से डिसाइड होता है जी। जब किसी चीज़ के पीछे बायर ज़्यादा लग जाएं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, जबकि चाहे उसकी वैल्यूएशन उतनी ना हो। सिमिलरली जब बायर नहीं रहे, सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाए, सेलिंग ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस अपनी वैल्यू से भी नीचे गिर जाता है, उसकी प्राइस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे आ जाती है। तो इसी तरह से ग्रीड एंड फियर फैक्टर, जब हमें सबको लगता है 4 साल से पैसे बड़े बन रहे थे, हर आदमी ने कैसिनो की तरफ पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस एबनॉर्मल चली गई। बिल्कुल। पेंडुलम को देखा होगा सर आपने घड़ी में, तो पेंडुलम ना दोनों साइड पे एक्स्ट्रा जाता है जी, राइट में भी लेफ्ट में भी।
तो जब ज़्यादा यूफोरिया होता है, बुल फेस चलता है, तो उधर एक्स्ट्रा जाता खरीदारी है। भी एक्स्ट्रा हो जाती है और जब गिरता है तो बिकवाली भी। तो इसलिए ये फेयर वैल्यूएशन की तरफ आ गया था। आ गया। तो यहाँ से मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा डगमगाने का खतरा है। 22,000 बहुत बढ़िया लेवल था और अभी 4 दिन में जरूर हम 30,000 के लेवल को क्रॉस कर गए, तो ये भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी पैसे बनेंगे अगर आदमी थोड़ा सा स्टेबल धैर्य इन्वेस्टमेंट के साथ काम करेगा, धैर्य के साथ काम करेगा। अब देखिए, पहले जवाब में ही जो मैंने भूमिका बांधी थी ना, उसकी पृष्ठभूमि जो थी वो आपको समझ आ गया होगा। राजेश जी ने पहले सवाल में ही देखी कितने सारे फैक्टर, 15 उसका लो था, 23,200 का हाई था, 15 से तारीख हो, लेवल हो, फिबोनाची वगैरह सब कुछ एकदम दिमाग में फीड है। तो राजेश जी का जो कंप्यूटर है वो एकदम आपको चैट जीपीटी की तरह जवाब देता है। आप अपना सवाल डालिए। सर, दूसरा सवाल जो है वो है मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर। यहाँ सर बियर जोन तक की बात होने लगी। स्मॉल कैप अपने हाई से 20-22% नीचे आ गए। ठीक है, पेंडुलम वाली बात सही है कि जब वहाँ खरीदारी आई थी तो खरीदारी भी ज़बरदस्त आई थी। बट सर, ऊपर के बाजार जब कम टूटे हैं तो नीचे तो फिर ज़्यादा स्थिति खराब है। देखो सर, मैं ज़रूर मानता हूँ कि जब मैंने अभी आपको वर्ड यूज़ किया, पिछले 4 साल से कैसीनो बन गया था ये। अब लोग समझते हैं बिजनेस छोड़ के रोज़ इससे पैसा कमाएंगे। अभी आपने एक आर्टिकल भी पढ़ा होगा, हमारे उदय कोटक साहब ने बोला था कि यूथ अब बिजनेस नहीं करना चाहता, इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता, सब लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। अरे स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है? वो तो इंडस्ट्री चलेंगी तो वो प्रॉफिट देंगी, उनमें ग्रोथ आएगी तो आपको प्रॉफिट रिटर्न आएगा। बिल्कुल। तो वो एक यूफोरिया जो गलत बन गया था। हर आदमी सोचता था स्मॉल कैप से 25% रिटर्न बनाना बड़ा आसान काम है, तो वो बहुत गलत एक धारणा बन गई थी। उसको करेक्ट होना बहुत ज़रूरी था। मार्केट एक इन्वेस्टमेंट का फिलॉसफी है जहां हमें अर्निंग ग्रोथ के इक्विवेलेंट रिटर्न आ सकती है। जैसे मैं आपको एक बड़ा सिंपल सी बात बताता हूँ, फिर स्मॉल एंड मिड कैप पे भी आएंगे। कोई आदमी में सोचता है कि मेरे को कितनी रिटर्न आ सकती है, तो आप नॉमिनल ग्रोथ रेट, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, नॉमिनल ग्रोथ रेट प्लस 2% इस इन्वेस्टमेंट से, इक्विटी इन्वेस्टमेंट से थ्रू म्यूचुअल फंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हमारी ग्रोथ, क्योंकि जीडीपी 6-7% से बढ़ती है, इन्फ्लेशन 4.5-5% रहती है, तो 12% की एक नॉमिनल ग्रोथ रेट होती है। 1-2% ज़्यादा मान के 12 से 14% की रिटर्न आप मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर से। अब ये रिटर्न ना लीनियर नहीं आती सर, ये ब्लॉक ऑफ 3-4-5 ईयर्स में एक बार आती है। जैसे कोई सहवाग का छक्का 4 ओवर खाली जाने के बाद एक बार लग जाए, ऐसी मार्केट है। हो सकता है हर साल दे दे, हो सकता है 2 साल बिल्कुल ना दे, फिर एक साल में सारी दे दे, खींच दे मीटर। तो इन्वेस्टर को स्टे इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। अब इसमें स्मॉल और मिड कैप कंपनियों की भूमिका थोड़ी अलग होती है। स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी क्योंकि छोटी कंपनी होती हैं, उनमें ग्रोथ लार्ज कैप कंपनी के मुकाबले ज़्यादा आ सकती है। जब उनके फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन होती हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उनके फेवरेबल होता है, तो वो ग्रो ज़्यादा करती हैं। तो उनमें ग्रोथ जो नॉर्मल कंपनी में 12-13% आएगी, उन्हें 15-18-20% भी आ सकती है, 25% भी आ सकती है। और उनकी ग्रोथ 3-4 साल कंटिन्यूसली चल सकती है। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे हॉस्पिटल आज ऑपरेट कर रहे हैं और ईयर 25% की कंपाउंडिंग दे रहे हैं। बहुत सारे और ऐसे बिजनेसेस हैं। तो उनमें अगर ऐसी लगातार ग्रोथ आएगी तो मार्केट में भी उन स्टॉक्स में इतनी रिटर्न देखने को मिल सकती है साल दर साल के बाद। तो स्मॉल मिड कैप में इसलिए रिटर्न ज़्यादा आती है। पर साथ साथ ही इस तरह से सोचना कि बिल्कुल धरातल में घुस जाएंगे, वो गलत ऑप्शन है मेरे हिसाब से। अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन होगी और हम विकसित देश होने वाले हैं और हमारा एक यंग डेमोग्राफिक है वर्ल्ड के अंदर, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आने के लिए स्मॉल मिड कैप कंपनियां पार्टिसिपेट ना करें। क्योंकि आप टॉप की 100 कंपनियों को छोड़ दें जो ज़्यादातर लार्ज कैप में कहलाती हैं, उसके बाद तो सारी स्मॉल मिड कैप कंपनी है, तो उसके बिना इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो नहीं सकती। तो स्मॉल मिड कैप कंपनियों की ग्रोथ तो अवश्यंभावी है, इसलिए स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स में पैसे बनेंगे ही और इसलिए म्यूचुअल फंड भी रिटर्न देंगे। पर वो हो सकता है 2 साल ना दें। हाँ, वो जो आपने बताया कि भाई ठीक है, आपको स्टे इन्वेस्टेड रहना होगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। सर, एक जो चिंता इस समय बाजार में और बढ़ी है ना, वो FIIs को लेकर बढ़ी है। समझ नहीं आ रहा है मूड उनका, बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। अब 2 दिन पहले एक दिन वो 2-3 हज़ार करोड़ की खरीदारी कर लेते हैं। ये क्यों नहीं सेटल हो पा रहे हैं? अगर खरीद रहे हैं तो खरीदें, बेच रहे हैं तो जाएँ, क्यों इतने कन्फ्यूज़ लग रहे हैं FIIs? नहीं, कोई भी इन्वेस्टर, देखिए हम भी अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अपना पैसा बनाने के लिए करते हैं। बिल्कुल। तो FII भी को अलग नहीं है, वो भी अपने सारे ऑप्शंस को देखते हैं
कि उनके पास बहुत ऑप्शन, उनको इंडिया एक ऑप्शन है, उन पर ग्लोब में और भी बहुत सारी कंपनियां, यूएस भी है, यूरोप भी है, चाइना भी है और एशियन कंट्री भी है। उन्हें तो रिलेटिव वैल्यूशन देखनी है, मेरे को पैसा ज़्यादा जहाँ कहाँ अच्छा बनेगा, मिलेगा वहाँ जाएंगे। वहाँ जाएंगे। कोई ना इंडिया से प्यार भी नहीं है और इंडिया से कोई नफरत भी नहीं है। अभी भी देखिए इंडिया में वो अभी भी बहुत बड़ी, आज भी हमारी इक्विटी की 16.5 इतनी सेलिंग के बाद भी 16.5-18% के बीच में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सारी होल्डिंग उनकी है आज भी लिस्टेड स्पेस में। तो अभी भी वो इन्वेस्टर है। पर हाँ ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने पीछे कहा पिछले 4 साल में एक ज़बरदस्त रैली की वजह से हमारी वैल्यूएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई थी, जो जस्टिफाई नहीं कर रही थी, इसलिए एफआईआई इस इंडिया से ज़्यादा निकल गए। और अब जैसे जैसे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो रही हैं, अल्टरनेटिव रिलेटिव परफॉर्मेंस बेटर आ रही है, तो आ रहे हैं। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता शुभम जी कि वो इंडिया को छोड़ जाए, क्योंकि हमारी ही वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है 1 नंबर, यंग डेमोग्राफिक है 2 नंबर। हमारी जो ग्रोथ अभी आ सकती है वो आगे बहुत सारे कंट्री में देखने को भी नहीं मिल सकती। बहुत सारे कंट्री पीक आउट भी हो गए हैं। तो एफआईआई इंडिया में बिल्कुल रहेंगे, इंटीग्रल पार्ट रहेंगे। हाँ, ये चलता रहेगा कि कभी वो ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच से इन्वेस्ट करेंगे, कभी वो कम करेंगे, क्योंकि जब भी रिलेटिव वैल्यूशन अप एंड डाउन होंगी। अगर ये मार्केट बहुत फिर वैल्यूशन हाई हो जाएंगी तो वो फिर सेलर हो सकते हैं। अभी कुछ दिनों से वो बायर फिर हो गए हैं, तो मेरे को नहीं लगता वो जाने वाले हैं, वो इंडिया में रहेंगे। हाँ, आना जाना चलता रहेगा और हमें उनको मान लेना चाहिए, ये इंटीग्रल पार्ट रहेगा। सर, आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड निवेशकों के एक तरीके से गाइडिंग फोर्स भी हैं, बहुत सारे लोगों को आप समझाते हैं, सिखाते हैं। इस समय जो ट्रेंड चल रहा है ना सर, सिप टूटने का, अगर आप देखिए तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने में लगातार ये जो सिप के खाते बंद होने की रफ्तार है, ये थोड़ी सी बढ़ रही है। 122% का सिप स्टॉपेज रेशियो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फरवरी में आया है। कितनी चिंता की बात आपको ये लग रही है? नहीं, बिल्कुल भी मेरे को चिंता की बात नहीं लग रही सर। और बल्कि अच्छा हुआ कि ये ऐसी फिगर आती हैं, तो जो वीक हैंड हैं या जिनको समझ नहीं थी, जो गलत ट्रेंड से आ गए थे, वो निकल जाएं। अब मैं पहले सिप के डाटा के ऊपर बात कर लूँ, जो आपने डाटा की बात करी है। तो अभी तक क्या हो रहा था, पिछले अप्रैल से अगर हम देखें, अप्रैल 24 से लेकर और फरवरी 25 तक की बात करें, तो पहले शुरू के ट्रेंड ये था कि 50-60 लाख महीने की सिप रजिस्टर्ड होती थी और 30-35-40 लाख सिप हर महीने बंद भी होती हैं। किसी की टर्मिनेट हो गई, मैच्योरिटी हो गई, किसी का गोल पूरा हो गया। तो ऐसा नहीं, सिप पहले बंद नहीं होती थी, बंद पहले भी होती थी, मैच्योरिटी भी होती थी, पर यह था कि रेशियो रजिस्ट्रेशन का ज़्यादा था, बंद होने का कम था। तो नेट में सिप 10-20-25 लाख से हर महीने बढ़ रही थी। पर दिसंबर से ट्रेंड थोड़ा सा डाउन होना स्टार्ट हुआ। दिसंबर में थोड़ा मार्जिनल नेगेटिव फैक्टर हुई, जनवरी फरवरी में बहुत ज़्यादा है, और जनवरी में तो नेट में 20 लाख सिप या के करीब शायद बंद भी हुई। तो 1%, जो कि टोटल सिप का, जितनी सिप हमारी इंडिया में चल रही है, वो उसका 1% ही होता है। तो ऐसा कोई इंडस्ट्री के लिए कंसर्न नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिप बंद हो गई हैं। अब इसके पीछे थोड़ी साइकोलॉजी को समझ लेते हैं, क्योंकि जो जितने भी हमारे मार्केट में पार्टिसिपेंट हैं, मैं उनको सबको इन्वेस्टर नहीं बोलता हूँ, 3 तरह में मैं डिवाइड करता हूँ। एक इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म वैल्यू के साथ आते हैं, कुछ लोग ट्रेडर हैं जो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड से भी, और कुछ स्पेकुलेटर हैं जिन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो स्पेकुलेट करते हैं कि 4 महीने के लिए भी मैं जल्दी से पैसा डाल दूं और बना लूं। जैसे एक इन्वेस्टर, किसी ने मेरे को फ़ोन करके कहा था, मेरे पास 1 साल का पैसा है और मेरे को 25% रिटर्न चाहिए, बताइए कहाँ लगाऊं। मैंने उससे हाथ जोड़े, मैंने कहा सर कहीं नहीं लगाइए, बैंक में एफडी कर लीजिए, पैसा बच जाए, वही गनीमत है। तो 1 साल के लिए कहीं इक्विटी इन्वेस्टमेंट सलाह ही नहीं दी जाती। तो इस तरह के जो 3 तरह के इन्वेस्टर हैं, उनमें से जो स्पेकुलेटर या ट्रेडर जो अभी बीच में घुसाए थे 3-4 साल की रिटर्न को देख के, और जो बहुत सारे जो डायरेक्ट करते हैं, वो थोड़े जिनको कोई गाइडेंस नहीं है, जिनको समझ नहीं है, वो थोड़ा सा मार्केट को डाउन देख के घबरा गए। उन लोगों में ये फिलॉसफी आ जाती है, मेरा पैसा टूट रहा है, जब मार्केट रिवर्स हो जाएगी तब लगाऊंगा मैं। बल्कि उनको सिप का बेसिक कॉन्सेप्ट का ही आइडिया नहीं है। सिप हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए, और सिप का मतलब है आप मार्केट को एवरेज कर रहे हैं और लॉन्ग टाइम चला रहे हैं। इतनी स्टडी अवेलेबल है शुभम जी कि किसी ने किसी भी टॉप पे मार्केट में पैसा लगाया और वो सिप एक पीरियड तक चलाई, कभी भी एक पीरियड तक 3 साल 5 साल नहीं देखा, तो उसने धमाकेदार रिटर्न बनाई। बल्कि एक नई स्टडी भी मैं आपको शेयर करता हूँ। एक स्टडी है कि सिप टॉप से शुरू करें या बॉटम से शुरू करें। तो जिसने
सिप टॉप से शुरू करी उसी फंड में या बॉटम से शुरू करी उस साइकिल की से और आज तक इन्वेस्टेड रहा, तो ये रिटर्न जो दोनों में कंपेरेबल बराबर ही रही, CAGR रिटर्न। अरे वाह, बल्कि पैसा ज़्यादा वहाँ बना जहाँ जिसने टॉप से शुरू करी, क्योंकि उसकी एवरेजिंग जब उसकी फॉलिंग मार्केट की एवरेजिंग हो रही थी, उसका टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था, उसने टाइम मार्केट को ज़्यादा दिया, उसकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी तो पैसे भी ज़्यादा बने, और जिसने डिले किया उसको उतने इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ, उसमें रिटर्न भी कम बनी। तो इसलिए सिप नहीं बंद करनी चाहिए, और मेरे लिए को नहीं लगता ज़्यादा कंसर्न है, और अभी कुछ दिनों में फिर आप इस ट्रेंड को चेंज देखेंगे। आपने एक महीन बात कही, आपने कहा कि बंद भी खाते वहाँ ज़्यादा हुए जहाँ डायरेक्ट लोगों ने कर लिया था, कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या कोई RIA या कोई भी फाइनेंशियल प्लानर उनके साथ नहीं था। ये बात मैंने आपकी मानी। आप इस बात से कितना मुतमईन हैं, कितना आप इस पर भरोसा करते हैं कि इंडेक्स फंड में लगाइए पैसा और छोड़ दीजिए, चाहे वो निफ्टी सेंसेक्स हो, चाहे वो मिड कैप स्मॉल कैप हो। आपको अमेरिका में लगाना है तो नेस्डेक पकड़िए, आपको दुनिया के कहीं भारत में लगाना है तो इंडेक्स फंड पकड़िए। ये जो 4000 स्कीमें और इतने सारे फैक्टर और थीमेटिक वेमेटिक, इस सबको झंझाल को हटा दिए। इस बात से आप कितना सहमत हैं? देखो, इसमें दो पार्ट हो सकते हैं शुभम जी इसके आंसर के लिए। पहले तो हम इस डाटा को एनालाइज करें कि क्या हमारे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर अल्फ़ा क्रिएट कर पाए या नहीं कर पाए। तो ऐसी अनगिनत स्कीम्स हैं जिन्होंने इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म वेरियस टाइम साइकिल्स में किया, चाहे वो लार्ज कैप है, चाहे मिड कैप है, चाहे मल्टी कैप है। अभी एक साल के पीरियड में ही देख लीजिए, जहाँ इंडेक्स की पिछले एक साल की रिटर्न सिंगल डिजिट भी नहीं है, वह बहुत सारे हमारे पास लार्ज कैप फंड हैं, लार्ज मिड कैप फंड हैं, बल्कि बैलेंस एडवांटेज और हाइब्रिड फंड भी हैं जिन्होंने डबल डिजिट रिटर्न दी हुई है पिछले एक साल के पीरियड में। तो उस तरह से हमारे प्रोफेशनल फंड मैनेजर ने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया, और जब भी अगले कुछ सालों तक मेरे को लगता है ये आउट परफॉर्मेंस आ सकती है जब तक हम डेवलप्ड कंट्री नहीं हो जाते हैं। पर ओनली थिंग इज दैट कि कौन सी स्कीम में लगाना है, कब लगाना है, कैसे चूज़ करना है गोल के हिसाब से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ जब अगर किसी आप डिस्ट्रीब्यूटर या RIA या फाइनेंशियल प्लानर के साथ जुड़ें तो आपकी हेल्प करता है सिलेक्शन में और आपकी जर्नी को गोल तक पहुँचाने में। पर जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ लगाऊं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से घबरा रहे हैं, तब इंडेक्स फंड भी एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि एटलीस्ट आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एटलीस्ट आपको डर तो नहीं है कि ये तो डर नहीं है स्कीम डूब जाएगी। नहीं तो बहुत सारे लोगों के डर में, दिल में यही दिमाग में डर रहता है कि म्यूचुअल फंड पैसा लेके तो नहीं भग जाएगा, ये गलत गाइड तो नहीं कर देगा शुरू में, जबकि उन्हें पता है हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। फिर भी नए आने वाले लोगों के पास्ट एक्सपीरियंस इतने ख़राब हैं, तो उनको एटलीस्ट इंडेक्स फंड से तो स्टार्ट करना चाहिए। ये डर तो ख़त्म हो जाएगा कि यहाँ पैसा डूबता है। तो जो अभी नया नया आदमी आ रहा है सर, बाज़ार में इतना गिरावट आ गई, हमें दिख गई, जो अभी नया व्यक्ति इस समय मान लीजिए बाज़ार में आना चाहता है, और मान लीजिए कि 10 और 1000 रुपये से सिप शुरू करना चाहता है, ठीक है, और वो मान लीजिए कि किसी फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लेता है या नहीं भी लेता है, दोनों स्थिति मान लीजिए, क्या लगता है आपको, इंडेक्स से शुरू करें, किस तरीके के फ़ंड से शुरू करें, कौन से 10,000 रुपये में कितनी सिप तोड़ के कहाँ पैसा डाल दें? देखो, अगर वो अपने आप ही कर रहा है और बिल्कुल नहीं समझ है, डर लगता है, तो मैंने जैसे अभी कहा, बिल्कुल इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकता है, अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकता है, और धीरे धीरे मार्केट की वॉलेटिलिटी और परफॉर्मेंस को देख ले, जब उसे समझ में आ जाए तो धीरे और फंडों की तरफ भी देख सकता है। और अगर वो फाइनेंशियल प्लानर या किसी की मदद लेता है तो उसको शुरू में मैं कहीं नहीं कहूँगा उसे एग्रेसिव स्कीम में जाना चाहिए, क्योंकि उसका पहला एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होना चाहिए। मार्केट ने क्योंकि पिछले 4-5 साल में बड़ी फैंटास्टिक रिटर्न दी है, और हिस्टोरिकली ऐसा हो सकता है जब भी कोई एसेट क्लास एक लंबे पीरियड तक वो एबव एवरेज रिटर्न दे दे तो कुछ पीरियड ख़राब आ सकता है, और उसके पहले शुरू कुछ महीने ख़राब एक्सपीरियंस ना हो जाए, जैसे वो घबरा जाए, तो वो फिर इंडेक्स फंड के अलावा बैलेंस एडवांटेज फंड भी बहुत अच्छे इंडस्ट्री में है, या हाइब्रिड फंड से ही शुरुआत करें जहाँ वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, रिस्क ऑफ प्रिंसिपल लूजिंग बहुत कम होगा, और जहां फंड मैनेजर भी डायनेमिकली फंड को मैनेज कर रहा है, तो हो सकता है मार्केट की वॉलेटिलिटी में थोड़ी बेटर रिटर्न दे पाए। तो उसे इन तीन कैटेगरी में ही स्टार्टिंग करनी चाहिए, और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद,
और एग्रेसिव स्कीम में जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन उस पर कितना टाइम होराइजन है, कितना गोल है उसका, और किस परसेंटेज रिटर्न से उसका गोल अचीव हो सकता है। पर स्टार्टिंग कंजर्वेटिव फंड से कर सकता है। तो उसमें 3 कैटेगरी हमने बताई, इंडेक्स के अलावा एग्रेसिव हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज फंड भी देख सकता है। जो अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा रहा है, इन सब कैटेगरी ने मोर और लेस इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म ही किया है। पॉडकास्ट का पहला चरण समाप्त होता है यहाँ। कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि अगले कुछ क्षण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अब मैं राजेश जी से जो सवाल पूछूंगा वो आपके लिए, आप ये मान के चलिए कि सफलता की कुंजी की तरह भी काम कर सकते हैं। अब तक के पॉडकास्ट में क्या समझा? नए नए हो, बाजार की स्टोरी में हिस्सा बनना चाहते हो, इंडेक्स फंड में तो आ ही जाओ। और थोड़ा सा किसी पे भरोसा करते हो, किसी की सलाह लेना चाहते हो, तो बैलेंस एडवांटेज फंड, हाइब्रिड फंड में पैसा डालो। चिंता की बात नहीं है, बाजार 22,000 23,000 के आसपास ही घूमेगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट की ज़रूरत नहीं है। ऐसी गिरावटें आती रहती हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, राजेश जी का ऐसा मानना है। बाजार में बहुत सारे लोग आपको ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं तो निकाल लीजिए, पैसा नहीं बनेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। राजेश जी का भरोसा है कि अगर देश बढ़ेगा तो 100 कंपनियों के नीचे की कंपनियां भी तो बढ़ेंगी। ये तर्क वो अपनी बात पर देते हैं। अब कॉपी पेन वाले सवाल यहाँ से शुरू होते हैं। पहला सवाल, 2025 कोई एक भविष्यवाणी कीजिए, कोई एक नंबर बताइए। आप नंबर बहुत बताते हैं सर। निफ्टी क्या लेवल देख लेगा? मैं इसका आंसर ना आपको एक प्रॉपर एनालिसिस से देना चाहता हूँ, बिल्कुल। जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि ये नंबर अचीवेबल भी है, या मैंने कोई रात को सपने में नहीं सोचा। बिल्कुल। देखिए, जैसे अभी हमने बात करी कि मार्केट में निफ्टी 50 की ईपीएस इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने पब्लिश किए, वो 1160 के आसपास 60-70, हाँ बिल्कुल। और जैसे जैसे शुभम जी मार्केट आगे जाती है, हमेशा एक आप ट्रेंड देखना, जब 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ जाते हैं तो मार्केट एक नया ट्रेंड लेती है। या तो बहुत तेज़ होनी शुरू हो जाएगी या वहाँ से रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसा क्यों होता है कि जब 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ जाते हैं, अक्टूबर के बाद ही मार्केट में बड़ा चेंज आता है, क्योंकि अक्टूबर में 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ जाते हैं। तो 2 क्वार्टर के रिजल्ट कंफर्म करते हैं। जो मार्केट ने शुरू में स्टार्टिंग में जो एंटीसिपेट किया था, मार्केट उस पर चल रही है या नहीं चल रही है, या उससे ओवर कर रही है। जो हमने एंटीसिपेट किया था, एक्सपेक्ट किया था, उससे बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो मार्केट और तेज़ हो जाती है। तो हमने तो कम सोचा था, मार्केट ज़्यादा डिलीवर कर रही है, कंपनियां ज़्यादा डिलीवर कर रही हैं, तो मार्केट को इन लाइन एडजस्ट होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कंपनियां डिलीवर नहीं कर रही हैं, हमने ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था, तो रीएडजस्ट होना पड़ेगा। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा कि हमने ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रखा था, कंपनियां डिलीवर नहीं कर रही थी, तो मार्केट नीचे एडजस्ट हो गई। इससे पहले हमने हिस्टोरिकली कई बार पहले देखा था, कंपनियां बढ़िया डिलीवर कर रही थी, अक्टूबर से बाजार और तेज होना शुरू हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस साल 1160 से ज़्यादा अर्निंग आनी चाहिए। मार्केट क्योंकि घबराई हुई थी, तो इसलिए सबने जो एस्टीमेट निकाले हैं बड़े कम निकाले हैं, सिकोड़ के निकाले, कंजर्वेटिवली हैं। जैसे मैं बहुत सारे फंड मैनेजर से मेरी इंटरेक्शन हुई है मार्च के महीने में, तो सबका व्यू ये है कि कंपनियां इस बार Q4 से बड़े, और जो दूसरा क्वार्टर का नंबर आएगा बड़ा बम्पर नंबर आएगा। अब सबकी ऑर्डर बुक फिल है, सबके अच्छे प्रॉफिट आने चाहिए। पीछे देखो, एक थोड़ी सी हिस्टोरिकली इस बैकग्राउंड में चलता हूँ। पिछले 4 क्वार्टर में क्या हुआ? पहले क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का चला था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे, तो देश में ना एक तरह से काम रुक गया। आचार संहिता लगी हुई थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवन कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो रुक गया, ऑर्डर प्लेस नहीं हुए। फिर अगले क्वार्टर में भी कोई ज़्यादा काम नहीं आया, जबकि जून में हमारे इलेक्शन हो चुके थे, पर गवर्नमेंट अपनी कुछ चीज़ों में बिजी रही। तो 2 क्वार्टर हमारे मोरलेस वेस्ट हो गए। अब जो कंपनियां लगी हुई वो तो अपने एक बेस पे चलती रहती है, उनकी इन्वेंट्री बन रही थी, रुक तो सकती नहीं है। इन्वेंट्री कॉस्ट और बढ़ गई, पाइल अप हो गई, ऑर्डर नहीं मिले। अब इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन बढ़ गया, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई, तो सबके प्रेशर रेवेन्यू पे आने लगे, प्रेशर आने लगे, और उनका प्रॉफिटेबिलिटी घटने लगी। अब Q3 से गवर्नमेंट ने बहुत कुछ काम किया है। ये सब कुछ मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया, और जो गवर्नमेंट के प्लानिंग थे बहुत तेज़ी से बढ़ गई। ऐसा भी मैंने कुछ कंपनियों में ऑब्जर्व किया कि उनकी पुरानी सारी पेमेंटें भी काफ़ी क्लियर हो गई, तो उनकी वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम भी नहीं है, तो उनका कैश फ्लो भी बढ़ गया। ऊपर से हमारे RBI ने बड़े सारे मेजर लिए। अभी इंटरेस्ट रेट एक कटा अपने रेपो में कई सालों के बाद देखा, तो इंटरेस्ट और लिक्विडिटी भी RBI ने बहुत बाजार में छोड़ने की कोशिश करी है, और ऐसा भी मार्केट मान के चल रही है RBI 1-2 रेट कट और करने वाला है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी और कम हो जाएगी।
बिल्कुल। तो इन सब के और अभी बजट में आपने देखा गवर्नमेंट ने पहली बार टैक्सेशन में बड़ा ड्रास्टिक चेंज किया और 12 लाख रुपए तक की इनकम को जो टैक्स फ्री कंजम्पशन कर को भी दिया। बूस्ट तो कर कंजम्पशन को भी बूस्ट करेगा, तो इकोनॉमी में इन सब फैक्टर की पॉजिटिव दिखना चाहिए। तो इसकी वजह से मेरे को लगता है Q2 के नंबर और बेटर आएंगे। अब जब नंबर बेटर आएंगे तो मार्केट को लगेगा हमने कम एक्सपेक्ट किया है, तो मार्केट पॉजिटिव और होनी शुरू हो जाएगी। तो अक्टूबर के बाद मार्केट फिर फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो अगले साल की अर्निंग को डिस्काउंट करना शुरू कर सकती है, मार्केट एडवांस में ही कर लेती है। तो मार्केट मेरे को लगता है 1160 की अर्निंग EPS अगर 1200 आई तो मार्केट 1350 की EPS को 2027 के लिए भी मान सकती है और उसकी अर्निंग डिस्काउंट शुरू हो सकती है। और अगर वो बात सही होती है और 20 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 27,000 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। तो मैं एक ऐसे इस नंबर की तरफ सोच रहा हूँ जो इस साल बाजार हायर लेवल पे दिखा सकता है, एक नया हाई बना सकता है और ये आंकड़ा भी छू सकता है। उसके पीछे मेरा तर्क ये है। पर मिनिमम साइड पे मैंने बहुत दिनों से लोगों को बोल रहा हूँ कि एक टेक्निकल भाषा में 24,500 मार्केट को जरूर दिखाना चाहिए। वो आज सबको विजिबल लग रहा है। 15 दिन पहले कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आप मानने को तैयार होंगे अगर आप चूक ना जाना। रोजाना सुबह 8:45 बजे राजेश बंसल जी के साथ देखते हैं। राजेश बंसल जी एक ऐसे गेस्ट हैं जो सुबह रोज द बोनस पर आपको मिलते हैं 8:45 बजे। आप उनसे रोजाना के निफ्टी के लेवल देख सकते हैं अगर आप ट्रेडर हैं तो मेरे सवाल का जवाब यह है कि 27,000 का लेवल निफ्टी इस फाइनेंशियल ईयर में देख सकता है और उसके पीछे जो लॉजिक्स हैं वो राजेश जी ने आपको सारे बता दिए। सर, आपकी ये सारी बात, इसमें एक कैवेट बस मैं लगाना चाहूँगा, बाकी तो सारी चीज़ों से मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन ये सारी बात सर अगर ट्रंप साहब सुन लें तो वो भी तो अभी टैरिफ की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं बीच का लेवल निकल आएगा। जैसे मार्केट ने पिछले 5-7 दिन में रिएक्शन दिखाया है, तो और मार्केट देखिए, अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना होता तो 2-3 बात देखिए शुभम जी, पिछले सितंबर से जो मार्केट गिर रही थी, अभी मैं प्योर टेक्निकल बात कर रहा हूँ, जितने भी उसने बाउंस बैक लिए 3-4 बार, डिफरेंट हाई बनाए, 25,200 बनाया, फिर 24,800 बनाया, 23,800 बनाया, या 23,050 बनाया। अगर इन सब पिछले बाउंस बैक के हाई को जोड़ दें तो फॉलिंग एक ट्रेंड लाइन बनती है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते थे। मार्केट ने पहली बार बड़े कन्विंसली काटा 23,050 पे, जो आज प्लेस था उसके ऊपर बंद किया। फिर मार्केट ने उससे पीछे स्विंग हाई जो था 23,237 का, उसको भी बड़ा डिसाइसिवली फ्राइडे को काट दिया और पहली बार एक वीकली क्लोज इतना बड़ा ज़बरदस्त दिया जिसमें मेरे को लगता है शायद कई सालों का हाईएस्ट वीकली गेन था जो इस वीक में आया है मार्केट में। और अब एक चैलेंज मार्केट के सामने सिर्फ और है 23,800, जो बहुत बड़ा स्विंग आई था। अगर मार्केट उसे भी काट जाती है, और क्योंकि ये 23,800 5 फरवरी को लगा था, 5 फरवरी से 4 मार्च को बॉटम लगा था, तो नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज मैंने काउंट नहीं करिए। और अगर इससे फास्टर टाइम में मार्केट उसे भी तोड़ देता है तो ये फास्टर रिट्रेसमेंट होती है और ये मार्केट के लिए सिंबल होता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो जब मार्केट में बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं और ट्रेंड चेंज हो रहा है तो मार्केट ने कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली है कि इसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। कहीं नेगोशिएशंस हैं, कहीं रेडीनेस है, तो मेरे को नहीं लगता, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता सरकार ने ढूंढ लिया होगा। तो एक केविएट का रास्ता होगा। इतने बड़े लोग, क्योंकि मार्केट एक कलेक्टिव विजडम है, जो रिएक्शन है मार्केट में कलेक्टिव विजडम है और उसमें सब पार्टिसिपेंट हैं। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े वेल्थ मैनेजर और बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो उनका एक्शन ही तो दिख रहा है। अगर वो उनके पास कोई कैलकुलेशन होगी, मार्केट को समझ रही होगी, नहीं तो मार्केट 23,800 के कोई बढ़ जाती है तो कैविएट में मानता हूँ ये सब डिसाइड हो चुका हो। शायद 3,000 करोड़ की बिकवाली से आप ये डॉट कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा सर ने कहा, कलेक्टिव विजडम है, बड़े फंड मैनेजर, बड़े FIIs कुछ समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, सूंघ रहे होंगे, तभी उन्होंने शायद ये निर्णय लिया होगा। बाजार से सर थोड़ी देर को सोने पर आ जाइए। बाजार भी भाग रहा है, सोना भी भाग रहा है, ऐसा तो सर कभी नहीं होता है। बाजार चढ़ता है और सोना गिरता है। अभी मैं देख रहा हूँ बाजार भी चल रहा है और सर सोना भी 90,000 पहुँच गया। क्या आपको लगता है कि सोना कहाँ तक जा सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसको अपनी तरह से आंसर करने का। कि पिछले 15 साल में अगर निफ्टी और गोल्ड की प्राइस के साथ एक चार्ट अगर आप प्लॉट करें तो मोर लेस दोनों ने सिमिलर काइंड ऑफ ही रिटर्न दी है शुभम जी, कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो ओनली थिंग इज़ दैट अब तक हमने हिस्ट्री में समझा था जब मार्केट अच्छा करती है तो सोना थोड़ा कम अच्छा करता था। तो आपको अगर एक असेट क्लास में थोड़ी ज़्यादा रिटर्न बन जाए
तो दूसरी में थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट कर दो, और अगर गोल्ड में ज़्यादा बन जाए तो थोड़ा इक्विटी उस समय अंडर पाऊँ, इक्विटी में शिफ्ट हो जाओ। पर इस समय जैसे आपने कहा दोनों अच्छे चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल गोल्ड अभी भी, क्योंकि एक करेंसी में जहाँ डाउटफुल है वर्ल्ड ग्लोबली, तो सेंट्रल बैंक्स बहुत ज़्यादा बाई कर रहे हैं सोने को, इसलिए गोल्ड की प्राइसेस कंसिस्टेंटली बढ़ रही हैं, और शायद इनमें ऐसा कोई सिग्निफिकेंट गिरावट नहीं देखने को मिले, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक बहुत बड़े बायर हैं तो करेंसी के अल्टरनेटिव में लोग आजकल सेंट्रल बैंक खरीदे हैं। आप रोज़ सुनते हैं कि हमारे आरबीआई ने खरीदा, पहले चाइना के सेंट्रल बैंक ने खरीदा, और भी सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, तो शायद ऐसे कुशन मिलता रहे। तो हमारे के पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए उसकी एसेट एलोकेशन के हिसाब से, और प्राइसेस इसके कंसिस्टेंटली, क्योंकि इसे इन हेज ऑफ इन्फ्लेशन ही माना जाता है, तो नॉर्मल रिटर्न 15 साल में देखोगे तो 12-13% ही आती है, वो आती रहेगी। मैं समझता हूँ कि जैसे 1 लाख का प्राइस बड़ा लोगों ने बड़े दिनों से सोचा था, शायद वो जल्दी हिट होने चला जाए, और लॉन्गर टर्म में गोल्ड पैसा बना सकता है, पर इसे इन्फ्लेशन के हेज की तरह लें, इसको एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलोकेशन ना करें कि ये सोच के। और 2-3 साल में गोल्ड ने बड़ी अच्छी रिटर्न दी है, तो इसलिए हो सकता है कि 1 आध साल इसमें भी कुछ हमें अंडर परफॉर्मेंस का या स्लो रिटर्न का देखने को मिले। तो प्राइस प्रोजेक्शन तो मैं इसमें नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ सर। राजेश जी का कहना है कि भाई निवेश की थाली सजाइए तो सोने को भी रखिए, मिठाई की तरह रखिए, थोड़ा सा रखिए, ज़्यादा फूड आप अपना इक्विटी में रखिए। सर एक सवाल है, हालांकि आप कई बार मुझसे ये कह चुके हैं राजेश जी, ऑफ द रिकॉर्ड भी और कई बार चर्चा में भी, कि शुभम मैं स्टॉक पर राय नहीं देता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ स्टॉक के बारे में, लेकिन सर ये दिल है कि मानता नहीं, आप स्टॉक मत बताइए, मैं मान गया। आप जब अपने निवेश के लिए, निजी निवेश के लिए, मैं किसी दूसरे की सलाह भी नहीं मांग रहा हूँ, आप जब निजी निवेश के लिए अपने पोर्टफोलियो के लिए कोई कंपनी चुनते हैं ना, तो क्या क्या पैरामीटर लगा लेते हैं? शुभम ये 5 चीज़ें होंगी ना, तो मैं ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रख लूँगा। नाम भले मत बताइए, आप उनकी क्वालिटीज़ बता दीजिए। बहुत अच्छी बात कही सर। हर इन्वेस्टर को पहले तो मैं लोगों से कहता हूँ कि डायरेक्ट इक्विटी की इन्वेस्टमेंट को कम रखें, क्योंकि हम अपना उतना क्वालिटी टाइम, प्रोफेशनल टाइम नहीं दे पाएंगे रिसर्च करने में, ट्रैक करने में फंडामेंटल्स को। पर फिर भी अगर जो कर सकते हैं उन्हें बिल्कुल करना चाहिए। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या मैं उस बिजनेस मॉडल को समझता हूँ, और वो जो जिस बिजनेस में कंपनी ऑपरेट करती है उसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, अगले 8-10 साल क्या वो ग्रो करेगा बिजनेस, वो कंपनी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इंडस्ट्री ग्रोथ होगी तो कंपनी की ग्रोथ भी होगी। तो अगर इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री नहीं है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, या हम और दूसरे अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो जो ट्रेडिशनल कंपनियाँ हैं जो सिर्फ कोल पे डिपेंडेंट है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में। तो ऐसी इंडस्ट्री में अवॉइड करना चाहिए। तो जो ग्रोथ इंडस्ट्री है उसमें रहें आप। दूसरा, उस कंपनी में डेट कम से कम हो अगर हो सके तो, अगर ज़रूरत है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए तो कोई बात नहीं है। तीसरा, ROE या ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसकी 18-20% है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर जो कंपनी 18-20% से ज़्यादा ग्रो ROCE नहीं निकाल सकती, अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल भी देगी तो भी अच्छा रिटर्न बनाएगी, तो शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट होगी। प्रोजेक्शंस की कंपाउंडिंग फैक्टर है कि नहीं है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर लोग अच्छे नहीं हैं तो कंपनी कुछ नहीं कर सकती। लोगों से कंपनी बनती है, ना कि कंपनी से लोग बनते हैं। ऐसे ऐसे लोग उदाहरण होंगे आपके सामने, आपने देखा होगा नारायण मूर्ति साहब ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इन्फोसिस को कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया। एक छोटी सी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी से आज इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी होगी। तो मेरा ये आंसर उसके लिए भी जो स्मॉल कैप से घबराते हैं। एक स्टेज पे हर लार्ज कैप कंपनी कभी पहले स्मॉल कैप थी, फिर मिड कैप बनी, फिर लार्ज कैप बनी। तो 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री ग्रोइंग, सनराइज इंडस्ट्री या ग्रोइंग इंडस्ट्री होनी चाहिए। कंपनी की ROCE 18-20-25% जो भी हो बढ़िया है, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरी, उसके अंदर कर्ज कम से कम हो, और अगर लीडर हो सके अपनी इंडस्ट्री का तो बहुत बढ़िया है, या इक्वलेंट टू लीडर हो, और मैनेजमेंट बहुत साफ सुथरी बढ़िया हो, शार्प हो, तो कंपनी हमेशा आपको डिलीवरी देगी। अगर चैलेंजिंग इन्वायरमेंट भी आ जाएंगे कभी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, तो कंपनी वे आउट ढूंढ लेगी और आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको रिटर्न जरूर मिलेगी। तूफान में खड़ा रहेगा मजबूत बन के। 4 चीज़ें देख लीजिए, साफ़ सुथरी कंपनी हो, साफ़ सुथरा मैनेजमेंट हो, कंपनी ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ी हो जो राइजिंग हो, ROCE 18-20-22 का हो, 18 से नीचे ना हो। चौथी बात, डेट कम से कम हो, या हो भी तो फिर वो कायदे के काम में लगा हो। ये ना हो जो जैसी घटनाएं हम सुनते हैं, अदरवाइज़ आप भी कल देवान हाउसिंग, येस बैंक जैसी किसी घटना में फंस सकते हैं।
चौथी चीज़ जो सर ने बताई, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन सब के ऊपर, उस बिज़नेस को आप ज़रूर समझते हो कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं जिसको आपको पता ही नहीं कि ये क्या करती है, तब दिक्कत है। आपको दिखता है कि हाँ, वो प्रोडक्ट, वो सर्विस जो मैं यूज़ करता हूँ, उसकी कंपनी में निवेश कर रहा हूँ, तो आज शायद ज़्यादा बेहतर है। यहाँ ख़त्म होता है हमारे पॉडकास्ट का दूसरा चरण। तीसरा आखिरी चरण, रैपिड फायर राउंड। सर, अब सीधे सवाल आपसे, आपने अपने जीवन का सर पहला ट्रेड कब लिया था? शुभम जी, मैंने जीवन का पहला ट्रेड 93 में लिया था। जब मैंने जॉब तो मैंने 93 में ही स्टार्ट की थी, मई में, पर मैंने जब मास्टर कैपिटल सर्विसेज ज्वाइन की थी तब मैंने पहला ट्रेड दिसंबर 93 में लिया था जी। कौन सी कंपनी थी सर? मैंने जो शेयर खरीदा था, मैं प्रीवियस कंपनी मोदी सीमेंट के साथ जुड़ा था, तो मैंने मोदी सीमेंट का ही शेयर खरीदा था। तो मैं जस्ट नाम के लिए बताऊं तो मैंने वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट की यात्रा शुरू की। पहला म्यूचुअल फंड कब खरीदा था और कौन सा? मैंने बहुत पहले, क्योंकि मैं 93 में इस इंडस्ट्री में आ गया था, तो 95 में निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो पहले रिलायंस ग्रोथ के नाम से आता था, वो मैंने सबसे पहले खरीदा था। उस समय उसका एक NFO आया था और मेरा एक दोस्त, क्योंकि उस कंपनी में नौकरी करता था, वो मेरे रोज़ पीछे पड़ा रहता था कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना है। तो मैंने उसको ओबलाइज करने के लिए पहली बार एक म्यूचुअल फंड खरीदा था अक्टूबर 95 में, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो पहले रिलायंस ग्रोथ था, और क्या फैंटास्टिक रिटर्न उसने लोगों को दिए। बिल्कुल। तो ये दूसरा सर, अभी आप ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपने बताया कि शुभम ठीक है यार, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब निवेश है, लेकिन थोड़ा एक्साइटमेंट के लिए, किक के लिए, राजेश जी का कहना है कि मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट के लिए, किक के लिए ट्रेड करने में मज़ा आता है, इसलिए करता हूँ। उस कैपिटल से करता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा असर नहीं डालती। सर, कितनी बड़ी कैपिटल लेकर बैठते हैं रोजाना सुबह? नहीं, ज़्यादा नहीं है शुभम जी। कोई ट्रेडिंग के लिए मैंने 25 से 50 लाख के बीच में कैपिटल रखी हुई है, उससे ज़्यादा मैं नहीं करता। सर, एक दिन में जो आपको याद पड़ता हो, जब से अब 1993 से आप ट्रेड कर रहे हैं, कोई एक दिन का ऐसा नुकसान बताइए जिसने राजेश सर का भी जो ये कन्विक्शन है इसे हिला दिया हो, पसीने ला दिए हो। शुभम जी, उसमें 2 पार्ट होते हैं, क्योंकि मैं कभी F&O में भी ट्रेड करता हूँ। तो F&O का एक नोशनल गेन होता है, एक बुक्ड लॉस या प्रॉफिट होता है। तो नोशनल लॉस प्रॉफिट तो बहुत बार हमने बहुत देखे कि हमने कुछ सौदे ले लिए, और मैं F&O में भी एक डिलीवरी की तरह ट्रेड कर लेता हूँ, कई बार कि महीनों तक चला लेता हूँ कि ले लिया, ये कंपनी मेरी कन्विक्शन में रोल ओवर कर लिया। तो वो नोशनल तो बहुत बार आते जाते रहते हैं, लाखों में ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर जो बुक्ड लॉस या बुक्ड प्रॉफिट की बात करें किसी दिन में, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई 40-50 हज़ार से ज़्यादा ना कभी बुक्ड प्रॉफिट किया होगा किसी पर्टिकुलर डे, या बुक्ड लॉस किया होगा। इससे ज़्यादा मैं बुक्ड प्रॉफिट या बुक्ड लॉस नहीं करता। नोशनल तो लाखों में कई बार देखे होंगे जी। एक सेकंड लास्ट सवाल, कोई एक पछतावा सर आपको जो लगता हो कि यार शुभम, ये होता तो क्या होता? निवेश की यात्रा आपकी इतनी लंबी है, आपको लगता है कि शुभम यार ये मैं चूक गया, अगर ये होता ना तो बहुत बढ़िया रहता। शुभम जी, मैंने अपनी ज़िंदगी के 31 साल के कैरियर पे 7-8 बॉटम तो मार्केट के देखे हैं, और मैं अभी भी रियलाइज़ करता हूँ 2008 अक्टूबर में एक बॉटम निफ्टी ने बड़ा शार्प लगाया था 2252 पे, और मेरे को इसलिए वो याद है कि वो मेरी जहन में आज भी रहेगा, क्योंकि मैं 100% कन्विंस था कि आज ये बॉटम है। और मैं सुबह से रात भर सोया नहीं था, और सुबह से सोचता रहा क्या करना चाहिए, और फिर मैंने तैयारी कर ली कि आज मैं जो भी हो जाए बड़ी बेट लगाऊंगा, जो मैं नॉर्मल साइज़ से 10 गुना लगाऊंगा। आज बेट ये मौका है, और मैंने ट्रेड भी किया, और ऑलमोस्ट बॉटम पे ही ट्रेड किया, मैं ये कहूँगा। पर वो जैसे ही मार्केट ऊपर चलनी शुरू होती है ना, तो ट्रेड को मैं होल्ड नहीं कर पाया। मतलब बहुत बड़ा बैट था, और होल्ड 40-50 हज़ार रुपये लेके मैं निकल गया। हाँ, नहीं तो मैं बहुत अच्छे पैसे बन सकते थे। तो ये मैं इसलिए ट्रेडिंग से मैं बहुत अवॉइड करता हूँ। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, हम देख नहीं सकते, उसको लंबा चला सकते हैं, और एक्चुअल जो पोटेंशियल है मार्केट का रिटर्न देने का, उसे हम रियलाइज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग में किसी ट्रेड को बहुत लंबा होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रेड कभी सीधा तो रोज़ चलता नहीं है। ये ऐसी रैली कि 1000 पॉइंट की सीधी रैली अब आगे 4 दिन में, ऐसा बिरला ही होता है कभी कभार होता। ठीक है, तो आपका नॉर्मल ट्रेड एक 2-3-4% ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, और आप उस ऊपर नीचे के दबाव में कहीं ना कहीं उस ट्रेड से
प्रॉफिट बुक कर जाते हैं, निकल जाते हैं, तो रुकना मुश्किल होता है। इसलिए ये मेरा एक पछतावा आप कह सकते हैं कि ये मिस कर गया मैं। 31 साल के आपके ये जो आपकी, इसको मैं तप ही कहूँगा, जो आपका ये 31 साल का पूरा एक तप है, इसका अगर कोई फलित हो जो आप अपने निवेशकों को, अपने बेटे को या आपके फॉलोअर को, अपने शिष्य को देना चाहते हो कि बेटा 31 साल में जो मैंने सीखा है ना सारा, मेरे ये सारे उसका फलित ये है, ये रख ले, कभी दिक्कत में नहीं आएगा, गुरु मंत्र। तो मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू अपने फॉलोअर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शुभचिंतकों को। एक तो इक्विटी मार्केट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, आने वाले काफ़ी लंबे समय तक हमें एक अच्छी रिटर्न देखने को मिल सकती है जो अदर असेट क्लास को आउट परफॉर्म करेगी। इसमें पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा, बड़े बड़े लेवल आपको देखने को मिलेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। इसलिए इस इन्वेस्टमेंट को स्टैगर्ड वे में करें और एक गुरु मंत्र और रखें, जब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जगह चर्चा हो, मीडिया में लगातार चर्चा हो कि बहुत बड़ा फॉल, मेरे गुरुजी ने मेरे को, जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था तो उन्होंने बताया था, जिस दिन ईटी के फ्रंट पेज पे छपे ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट, उस दिन सारा पैसा लगाना है अपना। उसके बाद क्या होगा देखना नहीं है 10-5 दिन, क्योंकि आपको नहीं पता वो बॉटम होगा 10 दिन, उसके बाद मार्केट और नीचे जा सकती है, पर आपको पैसा ज़्यादा जब ही बनेगा। उसी तरह से मैं फिर अपने इन्वेस्टर को उस बात को दूसरे वे में रिफ्रेश करके कह रहा हूँ, जब सोशल मीडिया पे मीम्स बन जाएं, अभी मार्केट के बड़े सारे मीम्स लोगों पे चले थे, मीम्स बन जाएं, आपका कोई बात सुने ना, कहीं मार्केट की चर्चा ना हो, आपका अंदर से दिल घबरा रहा हो, तो वो टाइम है आप इक्विटी की एलोकेशन का बेट बढ़ाएं, जो आपका नॉर्मल एसेट एलोकेशन है उससे बढ़ाएं, बिल्कुल घबराएं नहीं। और जब माहौल दोबारा सुधर जाए, जब चारों तरफ चर्चा अच्छी हो, मार्केट में फिर दलाल सीट पे वैल्यूएशन नए नए फ्रंट पे छपना शुरू हो जाएगा, नए रिकॉर्ड बनाए, तो वो टाइम होगा फिर अपनी एसेट एलोकेशन को थोड़ा रिड्यूस करने का। एक नॉर्मल एसेट एलोकेशन को मेंटेन करें, उसको अंडरवेट और ओवरवेट करते चलें इस जर्नी में, और अगले 10 साल 20 साल बहुत पैसा बन सकता है। इस मार्केट के साथ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ इतना काम करना है, कब इक्विटी पे ओवरवेट होना है, कब अंडरवेट होना है, इतना काम करें और जर्नी को चलते रहें, वेल्थ क्रिएट होगी जी। तो ये था आज का हमारा सुपर पैक्ड पॉडकास्ट। बड़ा आनंद आया सर आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। अगर आप राजेश जी से और चर्चा सुनना चाहते हैं और उनकी बातें सुनना चाहते हैं, राजेश जी के साथ बैठना ना हमेशा ऐसा लगता है जैसे आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, आप किताबें पलटते जा रहे हैं। अब आप देखिए, आज उन्होंने टेक्निकल, फंडामेंटल, ईपीएस, पीई, लेवल, सोना, टैरिफ, क्या कुछ नहीं बता दिया इस आधे पौन घंटे के पॉडकास्ट में। आप चाहते हैं कि हम और चर्चा करें और सर के साथ बात करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर आइए, फिर लाइए, राजेश जी का के बारे में आप लिखिए, मैं फिर लेकर आऊँगा। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू जी, बहुत बहुत मैं अपने व्यूअर का थैंक यू बोलता हूँ, और आपके लगातार मोटिवेशन से, सपोर्ट से हमें भी बड़ी एनर्जी मिलती है कि हम अब नई नई चीज़ें खोजें और अपने व्यूअर को कुछ बताएं, और बड़ी खुशी मिलती है कि अगर हमारे चाहने वालों का वेल्थ क्रिएट हो तो। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।